अभी पीछे जाएंगे। रस श्रव्य दृश्य श्रव्य विचार और भाव, ये बिंब 4 प्रकार के होते हैं। कृपया इस आंसर को आप नोट करें। क्वेश्चन नोट कर ही लिया है आपने, है ना? देखो मेरी बात सुनना, अगर बिंब को आप सर्च करोगे तो आपको बहुत सारे प्रकार उसके कोई फिक्स है ही नहीं, लेकिन अपनी पाठ्य पुस्तक के आधार पे आपको ये 4 करने, ठीक है नहीं? बिंब के प्रकार इतना कोई महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी नहीं है ना, क्योंकि जिसका एक एक्यूरेट आंसर नहीं रहता है वो क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछा जाता, ठीक है नहीं? चलिए अब आपका कल अपना जो मटेरियल हुआ था उसके बाद हम चलते हैं आज पाठ्य पुस्तक की ओर। पाठ्य पुस्तक में आपको आरोह वितान 2 भाग हैं, तो सबसे पहले अपन वितान की ओर चलते हैं। वितान में हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, ज्यादा नहीं है, 2 प्रश्न आएंगे आपको इसमें से केवल, और 2 में से मैं आपको 6 क्वेश्चन दे रहा हूँ मात्र। चलिए पहला प्रश्न लिखो आप, यशोधर बाबू वाला पार्ट सिल्वर वेडिंग। इसमें आपको पता होगा सिल्वर वेडिंग में यशोधर बाबू की पत्नी समय के साथ ढलने में सफल थी, किंतु यशोधर बाबू नहीं थे, ऐसा क्यों? यह प्रश्न है आपका, लिखो। यशोधर बाबू की पत्नी समय के साथ ढलने में सफल थी, किंतु यशोधर बाबू नहीं थे, ऐसा क्यों? तो यशोधर बाबू जो थे वो पुराने ख्यालों के थे, है ना? किशनदास उनके आदर्श थे, उनके पथ चिन्ह पर चलते थे, वो नए ख्यालात से जुड़ना नहीं चाहते थे। लेकिन उनकी जो पत्नी थी वो नए माहौल में ढल चुकी थी, उनके बच्चे भी नए माहौल में ढलना चाहते थे, इसलिए उनकी जो पत्नी है वो समय के साथ ढल जाती है, लेकिन यशोधर बाबू अपने आप को नहीं बदल पाते हैं। अर्थात लेखक के अनुसार यशोधर बाबू जस के तस रहते हैं, मतलब जैसे के तैसे ही रहते हैं। हाँ बोलो। देखिए दूसरा देखिए, इसके बाद जो क्वेश्चन है समहाउ इम्प्रॉपर का प्रयोग, समहाउ इम्प्रॉपर का प्रयोग यशोधर बाबू क्यों करते थे और कब करते थे, है ना? जब भी उनको कोई बात अच्छी नहीं लगती थी या नहीं जचती थी तब वह समहाउ इम्प्रॉपर का प्रयोग करते थे। अगला प्रश्न है स्वयं कविता रचने का आत्मविश्वास, ये जूझ वाले पाठ का है। स्वयं कविता रचने का आत्मविश्वास लेखक के मन में कैसे जागा? स्वयं कविता रचने का आत्मविश्वास लेखक के मन में कैसे जागा? अगला प्रश्न लिखो, कविता के प्रति लगाव और उसके बाद, ये क्रम से मिल जाएंगे जिनके पास वितान है ना, पाठ में मिल जाएंगे। कविता के प्रति लगाव और उसके बाद अकेलेपन के प्रति मिल गया ना। लेखक की क्या धारणा है? लेखक की क्या धारणा है? अगला है सिंधु सभ्यता हड़प्पा सभ्यता वाला पाठ। सिंधु सभ्यता साधन संपन्न थी किंतु उसमें भव्यता का आडंबर नहीं था।
आडंबर का मतलब होता है दिखावा। सिंधु सभ्यता में सारी सुविधाएं थी, फिर भी यह कहा जा सकता है पाठ के आधार पर कि उसमें भव्यता का आडंबर मतलब दिखावा, भव्यता तो थी लेकिन उसमें दिखावापन नहीं था, वो वास्तविक थी वो चीज़, है ना, जिससे हम रूबरू होते हैं। अगला है सिंधु सभ्यता में मोहनजोदड़ो के घरों की विशेषताएं लिखी। ये किताब में नहीं मिलेगा, आपको अंदर से दिया है ना। तो मोहनजोदड़ो के जो घर हैं उनके आगे नालियाँ बनी हुई है, पक्की सड़कें बनी हुई हैं, और हर घर में सिंधु सभ्यता में मोहनजोदड़ो के घरों की विशेषताएं लिखो। मोहनजोदड़ो के घरों की विशेषताएं लिखो। चलो अब आप निकाल लो आरोह फटाफट। इसमें अपन लिखाने में समय बर्बाद नहीं करते, उसमें टिक लगा देता हूँ किताब में ताकि समय बच जाएगा। पहले निकाल लो आप गद्य खंड आरोह में पाठ 1 भक्तिन। बेटा अपन लेट हो गए और बिना पूछा गए तुम तीन ही, कारण ये फाटक यहाँ कहीं, यहाँ तो खुल लो तो फाटक, अरे यहाँ बिना पूछे यहाँ फाटक नहीं है, पर हम तो बैठे हैं नहीं दिखा तुम्हें। चलो निकाल लो आरो भक्तिन वाला पाठ। पहला प्रश्न है, भक्तिन अपना नाम लोगों से क्यों छुपाती थी? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भक्तिन अपना नाम लोगों से क्यों छुपाती थी? तो भक्तिन अपना जो नाम है वो लोगों से इसलिए छुपाती थी क्योंकि उसका जो नाम था उसका काम के विपरीत था, लक्ष्मण, है ना। लक्ष्मण का मतलब होता है सुख समृद्धि, जबकि उसके विपरीत था। दूसरा है, भक्तिन के आ जाने से महादेवी अधिक देहाती कैसे हो गई? छठा या सातवां प्रश्न है ये, क्योंकि भक्तिन ने महादेवी को अपने अनुरूप डाल लिया था। जैसा वो करती थी गांव के रीति रिवाजों के अनुसार जो वो बना देती थी वही महादेवी जी को खाना पड़ता था, इसलिए वह भी उसके अनुरूप डल गई थी। अगला है, बाजार दर्शन का बाजारूपन से क्या तात्पर्य है? बाजारूपन से क्या तात्पर्य है? बाजारूपन में भगत जी जैसे लोगों की व्याख्या की गई है, चर्चाएं की गई है। अगला है, लोगों ने इंद्र सेना वाला पाठ, लड़कों की टोली को मेंढक मंडली नाम क्यों दिया? मेंढक मंडली नाम क्यों दिया था? अगला है, ढोलक की आवाज का, पहलवान की ढोलक फणीश्वर नाथ रेणु उसके राइटर हैं। ढोलक की आवाज का पूरे गांव पर क्या असर होता था? कुछ क्वेश्चन गाइड में क्या मिलते नहीं, आप किताब में लगा लो बेटा, बने क्या बिता नहीं लिखा हो, ठीक। ढोलक की आवाज का पूरे गांव पर क्या असर होता था? अगला है, लुट्टन ने ऐसा क्यों कहा कि मेरा गुरु यह ढोल है? लुट्टन ने यहाँ क्यों कहा होगा कि मेरा गुरु कोई और नहीं यह ढोल है? मिल गया। अगला प्रश्न है, शिरीष के फूल, लेखक ने शिरीष को कालदेय अवधूत की संज्ञा क्यों दी है? लेखक ने शिरीष को कालदेय अवधूत की संज्ञा क्यों दी है? पहले प्रश्न है शायद। और लास्ट वाला चैप्टर है आपका अंबेडकर का, लेखक के मत से दास्ता की व्यापक परिभाषा क्या है? लेखक के मत से दास्ता की व्यापक परिभाषा, दास्ता का मतलब होता है जकड़ना। चलिए ये बस इतने, क्योंकि क्वेश्चन आपको ज्यादा आएंगे नहीं, 2 क्वेश्चन तो आपके वितान में से आएंगे। हो सकता है, सुन लो इधर, क्वेश्चन आंसर मैं ज्यादा इसलिए नहीं क्योंकि 6 से 7 प्रश्न आएंगे खाली पूरे पेपर में, ज्यादा से ज्यादा 8, 3 इसमें से आएंगे और 2 उसमें से आएंगे, मतलब 6 और 2 8 प्रश्न। तो अपन ज़्यादा से ज़्यादा फोकस ना करते हुए अपन ग्रामर पे करें, इसीलिए अपन ने ग्रामर पर फोकस किया है। दूसरी बात ये है कि ये क्वेश्चन जो मैंने दिए हैं, कोशिश यही रहेगी कि 100% इसमें से ही आए, है ना। लेकिन वो क्या करता है कि जो क्वेश्चन किताब में दिए हैं उसको छोड़कर बना के भी, ये अपन ने आकलन किया है विगत 3 वर्षों का, एक आध क्वेश्चन वो किताब के अंदर से बना के दे देता है। तो आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम पूरा साल से पढ़ रहे हैं, तो इसका एक्सपीरियंस तो हमें होना चाहिए कि पार्ट के अंदर क्या था, उससे रिलेटेड हम लिख सकते हैं। ओके, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप लिख लेना। अब आते हैं अपन पद्य खंड की ओर। पद्य आरोह में
पहला जो पाठ है उसका, जहाँ दाना है वहाँ नादान भी, कवि ने ऐसा क्यों कहा? आत्म परिचय वाला पाठ है, शायद दूसरा प्रश्न है, जहाँ दाना है वहाँ नादान भी, कवि ने ऐसा। एक चीज और, कल क्या अभी 8 दिन पहले ये मिली कि नहीं, काफी नहीं मिली, प्रिया परमार की हिंदी व्याकरण की काफी गुम हो चुकी है। तो अगर गलती से किसी के पास चली गई हो तो मुझे कल बाद में बताएं तुम्हारी। और कुमकुम की प्रश्न उत्तर की काफी गुम हो गई है, ये कब हुई थी? देखो बहुत गलत बात है, अगर आपके पास गलती से आ गई हो किसी के भी पास, तो इन बच्चों को वापस लौटा दे, क्योंकि इनके फ्यूचर का सवाल है। साल भर मेहनत की है हम लोगों ने, आपने भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। बच्चे नीड़ों से क्यों झांक रहे हैं? जिस प्रकार माता पिता के इंतजार में बच्चे रहते हैं, ठीक उसी प्रकार चिड़िया के बच्चे भी अपनी माँ के इंतजार में नीड़ों से अर्थात घोंसलों से झांक रहे हैं। अगला लिखो, शीतल वाणी में आग होने से क्या तात्पर्य है? शीतल वाणी में आग होने से क्या तात्पर्य है? इसी पाठ का है ये भी। भाई कवि की वाणी जरूर शीतल है, लेकिन उसमें भी अग्नि प्रज्वलित होती है, अर्थात वो इस संसार की गति को देखकर बड़ा ही दुखी है। अगला है पतंग वाला पाठ, जन्म से वे अपने साथ कपास लेकर आए हैं। समझाइए, जन्म से वे अपने साथ कपास लेकर आए हैं, पाठ के आधार पर समझाइए। बच्चे है ना, बच्चे की भावनाएं जो होती है बहुत कोमल होती है, तो कपास भी कोमल होती है, इसलिए कपास ईख से रुई बनती है, तो उससे बच्चों की भावनाएं जो होती हैं उनकी तुलना की गई है। तो अर्थात बच्चे जन्म से ही कोमल भावनाओं को लेकर उत्पन्न होते हैं, आते हैं। उसी प्रकार जो पतंग वाला पाठ है उसमें उनकी भावनाएं उनके पैरों के माध्यम से उस कोमल भावनाओं को बताया गया है। पतंग के साथ वे भी उड़ रहे होंगे, बच्चों का उड़ान से कैसा संबंध है? जैसे जैसे पतंग जितनी ऊंचाई तक जाती है, वैसे वैसे बच्चे भी उन पतंगों के साथ आसमान की ऊंचाइयों तक उड़ जाते हैं, अर्थात उनकी जो भावनाएं हैं, उनकी जो कल्पनाएं हैं, वो उस पतंग के साथ चली जाती है। तो कवि ये कहना चाहता है कि जैसे जैसे पतंग जाती है, उस पतंग की जितनी ऊंचाई तक वो पतंग जाएगी, उस उड़ान के साथ बच्चों की भावनाएं भी आसमान में, गगन मंडल में डुबकी लगाएगी। अगला है, भाषा को सहूलियत बरतने का क्या अभिप्राय है? भाषा को सहूलियत बरतने, देखो ये वो वाला पाठ है अपना, बात सीधी थी पर, है ना। अगर बात सीधी, कोई बात सीधी रहती है तो उसको सही ढंग से किया जाए, लेकिन अगर हम उसको घुमा फिरा कर ज़्यादा उसको स्पष्ट करने का प्रयास करते हैं तो वो ज़्यादा उलझ जाती है, ऐसा कवि लेखक का, कवि का मानना है। पर्दे पर वक्त की कीमत है, पर्दे पर वक्त, अपाहिज वाला पाठ जो है, कैमरे में मत अपाहिज, पर्दे पर वक्त की कीमत है, समझाइए। जब उसको अपाहिज को कैमरे पर लाया जाता है सामने, कैमरे में बंद अपाहिज करुणा के मुखौटे में छिपी क्रूरता की कविता है, करुणा के मुखौटे में छुपी क्रूरता की कविता है। भाई उस अपाहिज को सामने लाया जाता है, करुण रस दिखाया जाता है, लेकिन जो संवाददाता, जो मीडिया वाले होते हैं, उनकी क्रूरता जो मुखौटे में छुपी हुई रहती है वो उजागर होती है, क्योंकि वो उसको पीड़ा देते हैं, किसको? अपाहिज व्यक्ति। उषा का जादू किस प्रकार टूट जाता है? उषा वाला पाठ इसके बाद वाला, उषा का जादू किस प्रकार टूटता है? अगला देखिए, जब सूर्योदय होता है, प्रकृति में हलचल होने लगती है ना, तब उषा का जादू टूट जाता है। अस्थिर सुख पर दुख की छाया किसे कहा गया है? अस्थिर सुख पर दुख की छाया, ये कौन सा पाठ का है? देखो इसका मतलब ये होता है कि सुख जो होता है वो बहुत कम समय के लिए होता है ना, और उस पर उसकी छाया मंडराती रहती है। तो ये हमारे व्यवहार पर डिपेंड करता है कि हम उसको कितने समय के लिए रख सकें। अगला देखिए, भाद्र शोक में राम की दशा को कवि ने किस प्रकार बताया है? कवितावली, भाद्र शोक में हुई राम की दशा को कवि ने किस प्रकार चित्रित किया है? जब लक्ष्मण को शक्तिमान लगता है
उसके बाद वो मूर्छित होकर गिर जाते हैं। तो राम जो है एक साधारण मनुष्य की तरह, अच्छा ये ऑब्जेक्टिव भी है, राम लक्ष्मण के मूर्छित होने पर किस तरह विलाप करते हैं, तो एक साधारण मानव की तरह, जैसे वो अपने आप को भगवान, हमें पता है कि ये भगवान है, लेकिन उस समय उनको नहीं पता रहता है कि वो भगवान है, अर्थात वो एक साधारण मानव की तरह विलाप करते हैं अपने भाई के शोक। शोकग्रस्त माहौल में हनुमान के अवतरण का वर्णन करो। शोकग्रस्त माहौल में हनुमान के अवतरण का वर्णन। जब पूरा माहौल गमगीन था, राम जी विलाप कर रहे थे, लक्ष्मण जी मूर्छित होकर बेहोश पड़े हुए थे, सारी सेना विलाप कर रही थी, उस समय हनुमान जी संजीवनी लेकर आते हैं। तो संजीवनी लेकर जैसे ही हनुमान जी आते हैं, सभी लोग प्रसन्न हो जाते हैं और करुण रस के स्थान पर वीर रस का प्रादुर्भाव हुआ, अर्थात उत्साह का भाव जागृत हो जाता है। आहिस्ते सिर पर दुख की छाया, किसे क्या कहती तुम? मात्र शोक में राम के, ये हो गया शोकग्रस्त माहौल में, ये समझा दिया सब। हाँ तुम बोलो। लक्ष्मण को शक्तिमान किसने? मेघनाथ ने मारा। रावण और राम का युद्ध हुआ था, लक्ष्मण और मेघनाथ का हुआ था, ठीक है। आपको कुछ डाउट? चलो अगला है, पेट की आग का समन राम भक्ति का मेघ कर सकता है, समझाइए। ये भी इसी गई है, पेट की आग का शमन राम भक्ति का मेघ कर सकता है। अर्थात कहने का ये मतलब है कि जो पेट की आग है, अर्थात जो गरीबी है, उस गरीबी को समाप्त केवल गरीबी को गरीबी की तुलना रावण से की है, और रावण रूपी गरीबी को, है ना, समाप्त कौन कर सकता है? मेघ रूपी बादल ही, राम रूपी मेघ अर्थात राम रूपी बादल ही उस गरीबी को, रावण रूपी गरीबी को समाप्त कर सकता है। आ गई बात समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं। राखी के लक्ष्य को बिजली की चमक क्यों दी गई है? ये फिराक गोरखपुरी वाला पार्ट है। राखी के लक्ष्य को बिजली की चमक क्यों दी गई? भाई उस बहन के लिए राखी सब कुछ होती है, क्योंकि वो अपने भाई की कलाई पर उसे बांधना चाहती है, तो उसकी जो डोर है आसमान में चमकने वाली बिजली से की गई, क्योंकि उसके लिए वो डोरी सब कुछ होती है। बालक का चांद लेने की जिद माँ किस प्रकार पूर्ण करती है? जो बालक है वो चंद्रमा को खिलौना समझ लेता है, तो उसकी माँ क्या कहती है उससे? उसकी माँ कहती है, उसकी जिज्ञासा को दूर करती है, उसकी जिज्ञासा को शांत करती है। बालक की जिज्ञासा को तो देखो, एक अपना छंद भी अभी अपन पद्यांश समझाएंगे तो उसमें आएगा कि दर्पण उसे हाथ में देके कह रही है देख आईने में, उसकी माँ उसे हाथ में दर्पण दे देती है और उसकी जिज्ञासा को वो बालक समझता है कि चंद्रमा नहीं धरती पे आ गए अपने पास, तो वो चुप हो जाता है, अर्थात उसकी जिज्ञासा शांत हो जाती है। छोटे चौकोने घेर को कागज का पन्ना क्यों कहा गया है? कभी जो है जिस प्रकार एक खेत होता है, उस खेत में बीज डाला जाता है। भाई ये प्रश्न में इसलिए आपको रिपीट समझा रहा हूँ कि थोड़ा सा दिमाग में आपको आ जाए, मेमोरी में, अभी इत्तेफाक से आप पढ़ना भूल जाए किसी प्रश्न को। तो छोटे चौकोने खेत, जो खेत है उसमें बीज डाला जाता है, उसी प्रकार कागज पे कवि अपनी भावों को व्यक्त करता है, अर्थात कविता लिखता है। तो जो खेत है, एक तरफ खेत है और एक तरफ कागज का पन्ना है, इस पर अपने भाव लिखे हैं, और उस खेत में किसान ने बीज बोए हैं, वो बीज जैसे जैसे बड़ा होगा पौधा बनेगा, फिर उसमें डाली आएगी, फल आएंगे, फूल आएंगे और फसल तैयार होगा। ठीक उसी प्रकार कविता भी उस पौधे की तरह बड़ी होती जाएगी, प्रफुल्लित होती जाएगी और लोगों के मनमानस तक उस कवि के भाव पहुंच जाएगा। रचना के संदर्भ में आधार और बीज क्या है? ये भी इसी पाठ का है। रचना के संदर्भ में आधार और बीज इसी, अच्छा वो से
खाले खाले